अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुजलाल के लिए और लाखों दरूद हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम के लिए। हक टाइम में खुशामदीद, मैं हूँ काशिफ़ रज़ा। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुरीदके में जो शुहदा थे उनके मामले पर, उनकी लाशों के मामले पर तहरीक लब्बैक को मेरे ख़्याल से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। वो किस सूरत में उनकी वकला की टीम आज पेश हुई अदालत में, तो उसमें जो पेशरफ्त हुई वो हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ से रिलेटेड कुछ ख़बरें हैं और अडियाला जेल में क्या होने जा रहा है, क्या अडियाला जेल तोड़ने की तैयारी की जा रही है और क्या कुछ वहाँ हो रहा है, वो कुछ ख़बरें भी हैं। और कराची में एक दफ़ा फिर स्विच ऑन हो चुका है गटर में बच्चे गिरने वाले मामले पर। तो असल में ये स्विच ऑन होता है या हमें ऐसा लगता है, तो ये मामला क्या है, दीगर और कुछ ख़बरें भी होंगी, वो आज के व्लॉग का हिस्सा, वो भी हम शामिल करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दिया करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से। साने मुरीदके में तहरीक लब्बैक के 35 मुतासरीन ने अपनी तमाम दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। इन दरख्वास्तों में डेड बॉडीज़ और मिसिंग पर्सन की वापसी का मुतालबा किया गया था। चमन अब्बास के वालिद दरख्वास्त गुजार ने अदालत में कहा कि हमें 2 माह से इंसाफ नहीं मिला, न डेड बॉडी मिली और ना ही बेटे का पता चला है, लिहाजा हम थक चुके हैं, इसलिए अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं। और इसके अलावा एहसानुल्लाह आरिफ और मोहम्मद रिजवान और दीगर जो उनकी वकला टीम थी वो वहाँ मौजूद रही। तो उनसे जब पूछा गया एंकर की जानिब से कि आप इस पेशरफ पर क्या कहते हैं, ये जो तमाम चीज़ें हुई, दरख्वास्त गुजार ने ये दरख्वास्तें वापस ली, तो एक वकील ने ये कहा कि आज जो है वो गवर्नमेंट जीत चुकी है, अदलिया हार चुकी है, इंसाफ हार चुका है। सीधे लफ्ज़ों में ये कहें तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हार चुकी है, क्योंकि अगर ये कम से कम ये 35 जो दरख्वास्तें थी ये भी निपटा दी जाती, इनकी जो लवाहिकीन थे उनको उनकी डेड बॉडीज़ मिल जाती, तो कम से कम वो जो एक तासुर पैदा हो रहा मुरीद के में सानिया हुआ ही नहीं है, तो उस तासुर को बहुत बड़ा धचका लगता। तो मेरे ख़्याल से फिर कुछ कमेंट भी आ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि शायद उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन्हें पर दबाव डाला गया फैमिलीज़ पर, इस बिना पर उन्होंने दरख्वास्तें वापस ली। लेकिन उनका ये मौक़िफ़ था कि हमें अब तक 1.5 माह में अब तक इंसाफ मिला ही नहीं। और अगर बात करें मेरे साहब की, तो उन्होंने ये कहा कि अदलिया हमारे पास वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें कुछ न कुछ उम्मीद ज़रूर होती है कि हमें थोड़ा ही सही लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलता है, इसलिए मैं अदलिया पर तनकीद नहीं करूँगा। अब एक पॉइंट उनका डिस्कस करने वाला था कि थोड़ा ही क्यों सही, मतलब इंसाफ हमें मुकम्मल मिलना चाहिए, अदलिया पर हमारा भरोसा मुकम्मल है। तो अगर हम कोई दरख्वास्त लेके जाते हैं, अदलिया के पास अपना मौक़िफ़ लेके जाते हैं, तो जब तक आवाम को ये यकीन नहीं होगा कि ये जो इदारा है ये मेरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है, मुझे इंसाफ फ़राहम करेगा, तो तब तक इस पाकिस्तान में आज़ादी महसूस नहीं की जाएगी। तो मुझे उस एडवोकेट साहब की गुफ्तगू में कहीं ना कहीं शकूक व शुबहात भी महसूस हुए कि वो इस फ़ैसले पर खुश नहीं हैं। उन्हें भी लगता है कि बैकडोर में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिर ज़ाहिर है आपको पता है कि कहीं ना कहीं वो मजबूरी सामने आ जाती है। उनका ये कहना भी था कि हमारे जो इदारे हैं कहीं ना कहीं वो मजबूर होकर कुछ ऐसे फ़ैसले कर लेते हैं जिनकी वजह से हमें ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि जो 35 दरख्वास्त गुजार थे, क्या वो थक हार कर उन्होंने दरख्वास्तें वापस ली या फिर कोई प्रेशर में आकर उन्होंने ये दरख्वास्तें वापस ली? लेकिन मेरे ख़्याल से ये एक बहुत बड़ा आप यूँ कहें कि नुकसान हो सकता है तहरीक लब्बैक के मौक़िफ़ को। अगर ये दरख्वास्तें उन पर फ़ैसला आ जाता अदलिया की जानिब से, तो एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता था। अब नाज़रीन, बात करते हैं कराची की, उसके बाद आते हैं अडियाला जेल वाले मामले में। कराची में हर आए दिन कोई ना कोई स्विच ऑन हो जाता है, और कभी अगर स्नैचिंग वाले मामलात हों तो पे दर पे वो मामलात आना शुरू होते हैं। फिर अगर उनमें ठहराव आता है तो फिर डंपर के तले या टैंकर तले आकर शहरियों का कुचल जाना, ये सिलसिला चल पड़ता है। अगर इसमें कुछ ठहराव आता है तो फिर अब ये गटर वाला मामला आए दिन, आज ये तीसरी बच्ची गटर में गिरी। पहले वो ख़बर आपके सामने रखता हूँ। कराची में खुले मैन हॉल में बच्ची के गिरने का एक और वाक़या सामने आया। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके मंगोपीर गरम चश्मा के करीब निजी स्कूल की पहली जमात की तालिबा खुले मैन हॉल में गिर गई। जहाँ वक़ुआ से गुजरने वाले शहरी ने बच्ची को बर वक्त खुले मैन हॉल से निकाल लिया। बच्ची छुट्टी के बाद स्कूल से घर वापस जा रही थी कि निजी स्कूल के सामने
सामने मेन हॉल में गिर गई। इस पे अब आप ये कहें, देखें हमने कल के व्लॉग में भी आपको बताया कि हमारे मेयर साहब ये कह रहे हैं कि मैं ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ कि हमारे इदारे और मैं नाकाम हुआ। और फिर आज उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि अगर खुले मेन हॉल्स हैं तो आप अपने चेयरमैन के पास जाएँ, अपने काउंसलर के पास जाएँ, उनको शिकायत दर्ज करवाएँ। भाई आवाम क्यों शिकायत दर्ज करवाए? आपका काम है, या आपके इदारों का काम है, ये आपने देखना है। आवाम आपको जा जा के बताएगी कि ये मामला है, ये आप ठीक करें। और जब बात आवाम के हुकूक़ की आती है तब आपको ये याद पड़ता है कि आवाम ख़ुद अपने हुकूक़ मांगे। और जब ये ई चालान वाला मामला होता है तो आप आवाम पर सब कुछ मुसल्लत कर लेते हैं। तो असल में आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और एक अहम सवाल नाज़रीन जो आपके सामने मुझे रखना है वो ये है, क्या वाकई ये कोई स्विच ऑन वाला मामला है? किसी एक बत्ती के पीछे आवाम को लगा दिया जाता है और पीछे के जो मामलात हैं वो आवाम को नज़र नहीं आते? या फिर वाकई ये शहर इतना बड़ा है कि इसमें आए रोज़ हादसात होते रहते हैं? फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ हादसात जो रिपोर्ट होते हैं वो फिर पे दर पे सामने आते रहते हैं, एक चेन सिस्टम बन जाता है। ये हम कम अज़ कम समझने से कासिर हैं कि असल में ये मामला है क्या, कि कोई ना कोई एक सिलसिले की कड़ी शुरू होती है, वो फिर एक दूसरे से मिलती चली जाती है और फिर ख़बरें भी उसी से रिलेटेड आती हैं और फिर हर शख्स उसी पे बात करता है और पीछे वाले तमाम मामलात बैक फुट पे चले जाते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं अडयाला जेल के हवाले से। कल भी हमने अता तारड़ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उन्होंने ये कहा कि हम अडयाला जेल की सिक्योरिटी सख्त कर रहे हैं और कोई ये ना सोचे कि हम अडयाला जेल की दीवारें गिरा देंगे और हम वो करने देंगे। उस पर अडयाला जेल की हिफाजत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इसके पूरे नवाही इलाके को फौरी तौर पर रेड जोन बना दिया गया है। ज़राए का बताना है कि अडयाला जेल के नवाही इलाकों को रेड जोन करार देने के लिए हदूद का हतमी तयन आज कर लिया जाएगा। इस रेड जोन के अंदर और दाखिली रास्तों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के माहिर अमले को भारी तादाद में मुतय्यन किया जाएगा। काबिल एतमाद ज़राए ने बताया कि अडयाला जेल जहां रखे गए कैदियों की तादाद 7,500 से ज़ायद है। तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ही वाहिद कैदी नहीं है जिसकी सलामती के बारे में गैर मामूली एहतियात से काम लिया जाता है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अगर किसी ने जेल तोड़ने की कोशिश का सोचा भी तो रियासत की जानिब से भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आएगा। आप मुलाकातें ना करवाएं तो रियासत नहीं जागती। आप अदलिया के नोटिस पे नोटिस को आप एक हवा का झोंका समझें तो आपकी रियासत नहीं जागती। बहनों पर, एक भाई की बहनों पर जुल्म होता है, आपकी रियासत नहीं जागती। एक स्टेट होल्डर वहाँ जाकर 8-9 बार कोशिश करता है कि मुलाकात हो जाए उसके कायद से, आपकी रियासत नहीं जागती। आपकी रियासत सिर्फ अफवाहों पर जागती है कि एक अफवाह आती है कि अडयाला जेल की दीवारें गिरा दी जाएंगी, रियासत ने उस एरिया को ही रेड जोन बना दिया। तो दरअसल मामलात अब सियासी तौर पर इतने पेचीदा हो चुके हैं। मैं असद उमर साहब को सुन रहा था, उनका कहना है कि हालात ठीक बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक कि मईशत भी बिल्कुल बैठ चुकी है। यानी कि अब पाकिस्तान की हालत के बारे में हर दूसरा शख्स ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान की हालत ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान जमात है उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ पर पाबंदियाँ लगानी है, उनके गिरद घेरा तंग करना है और ये कोशिश करनी है किसी तरीके से भी खान साहब से उनके जो रहनुमा हैं या उनके वकला हैं या उनकी फैमिली है उनकी मुलाकातें ना हो ताकि कोई सियासी गुफ्तगू बाहर ना आए। भाई जो सियासी लोग हैं वो सियासी बातें ही करेंगे। आपको क्या लगता है कि वो और किस तरह की बातें कर सकते हैं? खैर नाज़रीन, MQM से रिलेटेड एक ख़बर हमारे सामने आई, वो मैं आपके सामने भी रखता हूँ। कल एक ख़बरें चल रही थी साबिक़ क्रिकेटर मोइन ख़ान साहब के हवाले से। तो सोशल मीडिया पर साबिक़ क्रिकेटर मोइन ख़ान के इंतकाल की जाली ख़बरों पर MQM के रुकन असम्बली ने मग़फ़िरत की दुआ तक करवा ली। ये इंटरेस्टिंग वाक़या है तो मैंने सोचा आपके सामने रखूं। सिंध असम्बली के इजलास में MQM पाकिस्तान के रहनुमा साबिर कायम खानी ने मोइन ख़ान के इंतकाल की जाली ख़बर पर मग़फ़िरत की दुआ की दरख्वास्त कर दी। ऐवान में मौजूद अरकान ने फौरी तौर पर उन्हें रोकते हुए बताया कि क्रिकेटर मोइन ख़ान के इंतकाल की खबर गलत है। स्पीकर ने भी साबिर कायम खानी की गलत खबर के बारे में आगाह किया, जिस पर रुकन असम्बली ने उठकर माजरत की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों 54 साला साबिक़ कप्तान मोइन ख़ान के इंतकाल की झूठी खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, जिस पर मोइन ख़ान ने अपने बयान में कहा था कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं। दर हकीकत हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 65 साला सीनियर क्रिकेटर मोइन ख़ान राजपूत का इंतकाल हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया पर मोइन राजपूत की जगह मोइन ख़ान के नाम से तस्वीर शेयर कर दी गई थी। एक तो सोशल मीडिया पर एक इतना बेदरेग और इतना अंधाधुन और इतना फेक इस्तेमाल होता है कि आप जो ओरिजिनल ख़बर है वो आप
تک پہنچتے پہنچتے کئی جنگلوں میں آگ تک لگا دیتی ہے۔ تو یہ خبر شیئر کرنے کا ناظرین مقصد صرف اتنا تھا، ظاہر غلطی سب سے ہو سکتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ہم نے اتنا انحصار کر لیا ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان ہی ہم بھولتے چلے جاتے ہیں۔ اب ناظرین ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں۔ کافی دنوں سے اس کا چرچا تھا، ہر شخص اس کے بارے میں بات کر رہا تھا، بہت زیادہ تنقید بھی اس معاملے پر ہو رہی تھی، فیلڈ مارشل کے نوٹیفیکیشن والے معاملے پر۔ گزشتہ روز صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کی سفارش پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اب صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزیر دفاع نے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تقرری کے 5 سال کے لیے کی گئی ہے۔ وزارت دفاع نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی بطور سربراہ پاک فضائیہ مدت میں 2 سال کی توسیع کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ صدر مملکت نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد صدوق کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کی منظوری دی۔ اعلامیے کے مطابق ایئر چیف کی توسیع شدت ملازمت 19 مارچ 2026 سے شروع ہوگی۔ تو آخر کار وہ کہتے ہیں نا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے یہ جو نوٹیفیکیشن والا معاملہ تھا یہ بھی حل ہوا۔ گزشتہ 4-5 روز سے اس پہ ہر ہمارے صحافی، یوٹیوبر، ہمارے جو دیگر سیاسی جماعت کے لوگ ہیں وہ اسی پر بات کر رہے تھے کہ آیا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آ رہا، گورنمنٹ کیوں اس معاملے میں اتنی تاخیر کر رہی ہے۔ تو خیر بالآخر یہ نوٹیفیکیشن آ بھی گیا اور 5 سال کے لیے بطور چیف آف ڈیفنس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر لیا ہے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے، تو انہیں بہت زیادہ مبارکباد۔ ناظرین یہ تھا آج کا ولاگ، مجھے اجازت دیجیے، کل ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات۔ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔